अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, अदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। आज आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। इलेक्शंस आने वाले हैं, आपके यहाँ नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, लेकिन इस टेन्योर में, या समझे जो अभी जो गवर्नमेंट है आपकी, 9 साल समझ लीजिए चाहे 5 साल समझ लीजिए, उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो है पीएम मोदी ने कंप्लीट किए हैं या स्टार्ट किए हैं, जिसको आप समझते हैं कि पब्लिक जो है इस वजह से बहुत अट्रैक्ट होगी और दोबारा जो है बहुत चांसेस हैं पीएम मोदी के कि दोबारा उनको जिता दिया जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स में इसलिए भी सर समझना चाह रही थी और सुनना चाह रही थी, चाहे 4 5 या 3 4 प्रोजेक्ट्स जो आप समझते हैं मेन, ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत उससे कुछ सीख सके। देखिए आरजू जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी के अनगिनत प्रशंसकों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ, या कोई हम्म। जो गवर्नमेंट्स की नॉर्मल स्कीम्स होती हैं। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। और जब मैं मोदी जी की क्रांति की बात कर रहा हूं, मैं किसी और सरकारों की बुराई या कमियां नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं। जब से मुझे पॉलिटिक्स समझ में आई, मैं आज 42 साल का हूं, तो जब मैं 33 साल का था तो ये प्रधानमंत्री बने होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दो चीजें दी। एक तो मैं ये मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए एक टॉपिक को लेकर के, वो आने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात, ये जो राइट और लेफ्ट और सेंटर टू राइट सेंटर टू लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो राइट विंगर होता है वो एंटी ह्यूमैनिटी होता है, वो एंटी विमेन होता है, वो एंटी सोशल, क्या क्या कह ले, वो एंटी प्रोग्रेसिव होता है। हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट है, यानी कि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी, वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब जो कहे सब समान है, सब रिलीजन समान है, ये कहने वाले लेफ्टिस्ट नहीं है, ये कहने वाले हिंदुत्व है। हिंदुत्व जो है वो सही है। अगर लेफ्ट की पॉलिसी है कि लेफ्ट का ये क्लेम है कि हम कहते हैं सब रिलीजन एक है, तो ये कौन कहता है? ये कहने वाला तो भारत है ना। भारत कहता है एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः। तो ये तो भारत कह रहा है ना, तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। तो मोदी जी इस थ्योरी को मानने वाले, मोदी जी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो गए। उसके बाद मोदी जी ने जो भारत में एक समय ये हो गया था कि हमारे यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मंदिरों थी, उनकी वो दुर्दशा थी कि वहां पे जो भक्तगण जाते थे वो अपनी श्रद्धा से उस गंदगी में वो अपने आराध्य की पूजा करते थे। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं सोचा कि इनका रिवाइवल किया जाए, क्योंकि इनको तोड़ने वाले तो बहुत आए, बनाने वाला एक नहीं खड़ा हुआ। हालांकि हमारे जो जैसे देवी अहिल्या हो गई, जब भी कोई मंदिर तोड़ा गया हमारे यहाँ, कोई ना कोई राजा आकर के एक 10 15 साल के अंदर ही उसका निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों हम अपने मंदिरों को रिवाइव ना करें? क्या मंदिर होना अपने आप में अपराध है? क्या मंदिरों में जाने वाले लोग अपराधी हैं? मंदिर में आस्था रखने वाला लोग वो अपराधी हैं? तो अगर कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है, तो अगर भारत की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम खाली नौकरी देना होता है। गवर्नमेंट का काम खाली वेलफेयर स्टेट में, तुम वेलफेयर किस चीज की करोगे अगर तुम हमको हमारी हिस्ट्री नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमारा हेरिटेज नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो फिर आप जो है, आपको क्या काम है? भाई गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है। जर्मनी की गवर्नमेंट का काम है कि वो जर्मन सिर्फ नौकरी और इकोनॉमिक्स को ना देखे, वो जर्मन हिस्ट्री और जर्मन हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी काम है कि वो पाकिस्तान की हेरिटेज और उसको भी प्रोटेक्ट करे, बिकॉज हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम तो डे टू डे नौकरी करते हैं, हम कहां से अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? मोदी जी ने भारत के हेरिटेज को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया, रिवाइव किया, ग्लोरीफाई किया। हमें गर्व होता है अपने, हमारे पूर्वज ने मंदिर बनाए तो हम उस पर शर्मा जाए? क्यों शर्माए हम? क्योंकि इन मंदिरों में सिर्फ पूजा पाठ नहीं किया, जैसा कि हमको इन लोगों ने सिखा दिया। इन मंदिरों से ऋषि मुनि निकले हैं, और ऋषि मुनि का नाम है साइंटिस्ट।
आप हमें बताया ही नहीं जो कि भाई और क्या होता है भाई। देवी जैसे आप पढ़ ले, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, जिनके ऊपर मूवी आई थी, एन रामानुजन साहब। रामानुजन साहब से जब ऑक्सफोर्ड में उनके प्रोफेसर हार्डी ने पूछा कि तुम्हें ये इक्वेशंस कैसे दिमाग में आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको मेरी देवी माँ देके जाती है, जो कुल देवी का वो था। अगर आपके देवी से, देवता से, आपके स्पिरिचुअलिटी से किसी का नुकसान नहीं है तो क्या बुराई है उसमें। रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। आस्था तो होनी चाहिए। आप मुझसे कहिए कि आप भगवान में मानते हो, मैं कहता हूं मैं भगवान में नहीं मानता। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं होगी, क्योंकि मैं भगवान की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि भगवान है या नहीं है इसका निर्णय मैं दे सकूं। हाँ, मैं एक चीज का निर्णय जरूर देता हूं कि मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो ये बता रहा है कि मैं किसके साथ शादी करूं। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता जो मुझे ये बता रहा है कि मैं बंद रूम में क्या कर रहा हूं। आप समझ रही हैं? जो भगवान को मैं ये मुझे बताए मैं किससे दोस्ती रखूं, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान। लेकिन भगवान है, किसी ने क्रिएशन किया, हो सकता है क्रिया हो। मैं इतना बड़ा ना तो साइंटिस्ट हूं ना तो टेक्नीशियन हूं जो इसको कह दूं नहीं ऐसा कोई नहीं, तो कह सकूं कि हाँ ऐसा कोई था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मोदी जी की जो मैं आपको गिरा दूं 4 चीजें जो उन्होंने भारत की मंदिरों को रिवाइव किया, हमको हमारी हिस्ट्री वापस करी। सबसे पहला, क्योंकि भारत कौन है भारतीय। हमारी ये जो संस्कृति हमको भारतीय बनाती है। हमारी संस्कृति निकाल दीजिएगा तो हम पाकिस्तानी बन जाएंगे, हमारी संस्कृति निकाल दीजिएगा तो हम कुछ और बन जाएंगे, हम भारतीय नहीं रहेंगे। भारतीय हमको हमारी संस्कृति बनाता है ना। आपको पाकिस्तानी क्या बनाता है? भारत की संस्कृति को डिनाई करने वाला पाकिस्तानी हो जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे। तो पॉइंट ये कि नंबर 1 हमारी संस्कृति का रिवाइवल मोदी जी ने किया, जो कि एक समय राजेंद्र बाबू ने किया था। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा गया। उसके बाद जब उसके रिवाइवल की बातचीत हुई तो सोमनाथ बाबू गए थे एज अ राष्ट्रपति। उसके बाद वो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, जन धन और मोबाइल जैम जिसको कहते हैं, उसकी ट्रिनिटी, गरीब को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर किसी को नहीं दिखता ये बात तो न दिखे, क्योंकि आपने लोगों को पहले तो डेटा चीप कराया तो लोग मोबाइल अफोर्ड करने लगे। मोबाइल अफोर्ड करने के बाद क्या होता है कि आज आप जो इंडिया में ये जो करप्शन को बहुत हद तक हमने लगाम डाली, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमियों का बैंक अकाउंट खुलवाया और उसके बाद उन्होंने आधार के थ्रू उसको पिल्फरेज फ्री कर दिया और वहां पे उन्होंने पैसे जो स्कीम के हैं वो जाने लगे। और भी सिर्फ पैसे ही नहीं, और भी कई तरीके की जो स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आधार के थ्रू वो अब एकदम लीकेज फ्री होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जब प्रोफेसर था तो मेरे पास मेरी काम करने वाली थी उस यूनिवर्सिटी में, तो वो मेरे पास आती है, बोलती है सर एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, खुलवा दीजिए। मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट जब मैं बचपन में था, मैंने देखा था कि मम्मी का तो सैलरी बैंक अकाउंट में जब बैंक अकाउंट आना शुरू हुआ तो आता था, तो जो हमारे घर में काम करने वाली होती थी वो मम्मी के पास पैसे जमा करती थी कि दीदी जब जरूरत होगा तो हमको दे दीजिएगा। तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से दूर था, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूर होने का मतलब है आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ही क्रेडिट देता है। सो बैंक अकाउंट खुलवाना लोगों का, इससे बड़ा मेरा बस है तो मैं मोदी जी को इसके लिए नोबेल प्राइज दिलवाऊं। दिस इज बिकॉज इकोनॉमिक्स की थ्योरी लिखना एक बात है, लेकिन 1.4 बिलियन पीपल का बैंक अकाउंट खुलवा देना, इसके लिए समझिए द लॉजिस्टिक, दिस शुड बी स्टडीड इन हार्वर्ड एंड अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की कैसे किया इन्होंने। अगर आपने 50 करोड़ लोगों का भी बैंक अकाउंट खुलवाया तो हाउ डिड यू सिंपली मैनेज टू डू दैट, इतने लार्ज स्केल पे एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाना। सो जैम मेरे लिए दूसरी उनकी जो है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आज एक गरीब आदमी जब वो मेरे साथ वो भी एटीएम निकालता है उसी बैंक में जाने के लिए ना, उसको अब एटीएम के बाहर ये नहीं देख के लगता यार ये अंदर क्या है, पता नहीं हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं। आज वो भी, मैं भी एटीएम निकालता हूं तो वो भी एटीएम निकालता है, उस एटीएम पे उसका नाम लिखा होता है, उसके चेहरे पे भी वो चौड़ी वाली मुस्कान होती है कि यहाँ मेरा भी नाम लिखा। जरा समझिए उसका सेंस ऑफ राइट्स होना अलग चीज है, एम्पावरमेंट होना अलग चीज है। एम्पावरमेंट और राइट्स का अंतर मैं आपको बताता हूँ। भारत में आर्टिकल 21 है, हर किसी को एजुकेशन का राइट है। लेकिन मैं जब प्रोफेसर था एक यूनिवर्सिटी में इंडिया में, तो रात को मैं वार्डन भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी थी, तो रात को मैं चक्कर लगाता था सेफ्टी के ये देखने के लिए। तो मैंने देखा करीबन 6-7 बज रहे थे, एक रिक्शा वाला जो था
वो अपने बच्चे को दिखाते, वो वहां पे बच्चे, कुछ बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको छोड़ने आता होगा वो, तो वो दूर से अपने बच्चे को दिखा रहा था कि देखो ये दीदी लोग यहाँ पढ़ने आते। तो मैं गया, मैंने सस्पिशन, मैंने कहा ये क्या यहाँ कर रहा है, क्या बता रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो बोला साहब कुछ नहीं, बच्चे को ये यूनिवर्सिटी दिखाना चाह रहे थे। मैंने कहा दिखाना चाह रहे थे मतलब? बोला सर कि कैसा लगता है, अंदर क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको दिखाना चाहते कि यहाँ आके पढ़ोगे तो तुम इन बाबू साहब जैसा बनोगे। तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा जिस यूनिवर्सिटी में कदम रखने से पहले मुझे शायद ये होता कि अरे यार आज नहीं जाना है, मन नहीं करा, कहाँ जाना है, बकवास जगह, उसमें ये कदम रखने के लिए परेशान है। उसके पास हक है उसमें पढ़ने का, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर पा रहा उसके अंदर पैर रखने की। मैंने उसको कहा कि तुम आओ। मैंने कहा रिक्शा खड़े करो। मैंने अपने सिक्योरिटी वाले को बोला, मैंने कहा इसके रिक्शे को देखना भैया। मैंने कहा तो मैं ले गया उसको, रात को स्कूल यूनिवर्सिटी के चक्कर दिलाया। मैंने कहा देखो ये लाइब्रेरी होती है, ये कंप्यूटर रूम होता है, यहाँ क्लासेस चलती हैं, यहाँ प्रोफेसर बैठते हैं, और तुम्हारा बच्चा भी आएगा एक दिन यही पढ़ेगा। आप समझ नहीं सकती, जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आया उसकी आंख में आंसू थे, क्योंकि वो उसमें घुसना ही उसके लिए बड़ी बात है। आप समझ रही हैं द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट। मोदी जी ने लोगों को एम्पावर किया है। मोदी जी ने उन लोगों को एम्पावर किया जो अदरवाइज, जिनको कि पहले डोल्स दिए जाते थे कि ये कर लो, ये स्कीम हो गई, वो स्कीम, गरीब बना के रखो। मोदी जी ने लोगों में शक्ति, उनको समर्थ बनाया। आप समझ रही हैं। तीसरी जो मुझे मोदी जी की सबसे अच्छी बात लगती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी यहाँ की फिलॉसफी थी, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता वास। और हमारे बारे में ये फैला दिया कि हमारे यहाँ औरतों को, छोटी जात की औरतों को जो है हम ये वस्त्र नहीं ढकने देते थे, उनका जो स्तन खुला रहता था, और ब्राह्मण ये करते थे। ये अजीब अजीब चीजें बता दी। ये लिखने वाला भी कोई ब्राह्मण और ऋषि ही रहा होगा। ब्राह्मण कोई जन्म का आधार का कॉन्सेप्ट नहीं था, कर्म का आधार का कॉन्सेप्ट था। तो इतना प्रचालित कर दिया कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये कहा कि यहाँ पे औरतों को जिंदा जला देते थे। अरे भाई ऐसी कोई, वो आपको जो हमारे रिकॉर्डेड क्या कहते हैं, हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। सर सती की रस्म को बोल रहे होंगे शायद। नहीं, सती इज अ रस्म। सती का ये कॉन्सेप्ट था कि सती में वो था कि अगर आपका सुहागन मर रही, अगर आप सुहागन होते ही आपका पति मर जाता है तो आप उनके साथ मर जाए। लेकिन उसमें एक्सेप्शन था, और हर कोई नहीं प्रैक्टिस करता था, कुछ लोग प्रैक्टिस करते थे। तो वो ठीक थी, सती चीजें बुरी थी। सती जैसी प्रथा को हमने कभी अब नहीं बोला कि सती नहीं थी, लेकिन सती के लिए तुमको शादी तो करना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि पैदा होते ही तुम डाब दे रहे हो। अरे भाई सती होने के लिए बच्ची को पैदा होकर पहले शादी तो करनी पड़ेगी ना। अगर हमने बच्चियों को पैदा करते ही मार दिया तो सती कौन हो रहा है साला? ये तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना भाई। आप तभी किसी की शादी करोगे जब वो फल फूल रही होगी, जवान होगी, बड़ी होगी, शादी होगी उनकी। दोनों कैसे हो सकता है? तो यहां तो बोलते कि हम लड़कियों को जिंदा जला देते थे। ऐसा कोई भी जो आप समझ लें कि वो नहीं होता। अब जैसे मैं आपको एक पद बताता हूं, न कन्या न पिता विद्वान ग्राहिता शुल्कम अणु अपि गृहन शुल्कम ही लोभेन सन नारो अपकृत्यावरी। यानी no father who knows the law must take even the smallest gratuity for his daughter. For a man who through avarice takes a gratuity is a sailor of his offspring. मतलब विद्वान पिता कन्यादान में कुछ भी उसके बदले में मूल्य न लेवे, यदि लोभ से वो कुछ लेता है तो वो संतान को बेचने वाला होता है। अब आप सोचिए, तो पिता, भाई, पति और देवर को, स्त्रियों को सत्कार और आभूषण आदि से इनको भूषित करते रहना चाहिए। इससे बड़ा शुभ फल होता है स्त्रियों का सत्कार। आप सोचिए। तो अगर सर पुराने जमाने में तो सर किसी भी रिलीजन के, इवन मुस्लिम्स में भी और किसी और रिलीजन में भी सर पहले तो होता था ना थोड़ा बहुत कि वो बेटी हो गई तो बेटे की ख्वाहिश है तो बेटी को मार दिया या इस किस्म का कि कहीं फेंक कर आ गए। शायद उस तरह की बात कोई करी होगी किसी ने। भाई ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ ये भले हो सकता है कि ये रहा है कि भाई लोगों को क्षति व्यवस्था रही हो, पर किसी भी इन एंशिएंट उसमें जो किताबों में ये बच्चे को, लड़की के पैदा होने पे उसको जलाने या जिंदा, जब ये अरबों में वो करता था। हमारे यहाँ तो नहीं था, एटलीस्ट ये हमारी हिस्ट्री बना दी।
हमारे यहाँ सती हो सकता है, प्रैक्टिस की जाती रही है, उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, मगर वो सोशल विकार थे ना, सोशल विकारों को तो आप फाइट कर सकते थे, मगर ऐसी चीजें बता दी। तो मोदी जी ने ये जो एक हमारे यहाँ आ गया था कि लोगों के यहाँ बेटी पैदा होती तो लोगों का मुंह लटक जाता था कि बेटी आ गई, अब क्या होगा। तो मोदी जी देखिए, गवर्नमेंट और सरकार, समाज में अंतर होता है। मोदी जी ने सरकार नहीं चलाई है, मोदी जी ने समाज चलाया है। उन्होंने सरकार नहीं, उन्होंने समाज में चेतना भरी है। मोदी जी is not just a prime minister, he is a social reformer. He has reformed society through the political means, जो कि एक आदमी का काम होना चाहिए था। उन्होंने गवर्नमेंटल टूल को यूज करते हुए लोगों की सोच बदली है। ये गवर्नमेंट का काम होता है, जिसको हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके आप लोगों में सामाजिक बदलाव लाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको शक्तियां देता है लॉ बनाने की, लॉ एग्जीक्यूट करने की। मोदी जी ने लोगों में सामाजिक बदलाव लाए, सामाजिक बदलाव। सबसे बड़ा मैं जानता हूं, मेरी भैया की मेरी दो भतीजियां हैं, दोनों लड़कियां हैं, और एक के भी पैदा होने पे दुख नहीं हुआ उनको। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां पैदा होने पे कोई दुखी नहीं होता बाप। आज समाज में कोई उसको ये ना, अरे यार 2 लड़की, अरे बेटी पैदा हुई, अरे यार बेचारा क्या होगा तुम्हारा, चलो पैसा बचाओ। अब गया जमाना। हमारे यहाँ पे मेरे चाचा की जो है वो 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था। लड़का साला कुछ नहीं कर रहा है, और तीनों लड़कियों ने वो काम करके दिखा दिया कि आप सोच नहीं सकती। अपने घर को वो जो है स्थान बना के दिया है, अपने मतलब जिंदगी बदल। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोच है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को यदि कोई मजाक उड़ाता है तो उसकी सिंसियरिटी को, हमारे यहाँ एक समय 1000 पे 750, 820, 890 लड़कियां रह गई थी, जबकि नेचर में अगर आप ये बर्थ रेट को नहीं छेड़े, बच्चे को जन्म दर वैसे ही रहने दें, तो हमेशा लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, लड़के कम पैदा होते हैं। ये नेचुरल स्टैटिस्टिक्स है। हर जगह सोसाइटी में 1000 पे 1005, 1000 लड़कियां होती हैं, ऐसे होता है। हमारे यहाँ उल्टा हो गया। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस बाप से पूछिए जिसका बाप अब सीना ठोक के कहता है कि मेरी यहाँ बेटी पैदा हुई है, क्योंकि अब समाज ने बेटी पढ़ाओ। इन्होंने एक वो शुरू किया था मोदी जी ने कि ट्विटर पे शेयर करो आपकी बेटी है तो मेरी लाडली बेटी करके उन्होंने ट्रेंड शुरू करवाया। लोगों ने बढ़ के दिया। मैं भी किया था अपनी भतीजी के साथ। सरकार का कार्य करते हुए जो वो कर गए, ये बहुत बड़ी चीज है। आज लोगों को गर्व होता है बेटियां पैदा होने पे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके लिए हम पढ़ते थे बचपन से, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़े बड़े इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल होते थे, कोई नहीं कर पाता था। द मैन डिड इट। और वो जो डेटा रिवॉल्यूशन, मोबाइल रिवॉल्यूशन, सबके हाथ में मोबाइल पकड़ा देना और आधार के थ्रू लिंक कर देना, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। सही। फोर्थ एंड द लास्ट, जिसके लिए मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, और वो है उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक बना दिया, गुरु, विश्व गुरु बना दिया। हर कोई कहता है मोदी इज द बॉस। सीना यूं हो जाता है। मैं तो रहता था विदेश में, सीना यूं हो जाता है। आप वो फीलिंग नहीं समझ सकती जब आप विदेश में रहती हैं और आपके लीडर को आपका प्रोफेसर पूछे, ओ मोदी, वरना कौन जानता था? भाई मैं नहीं जानता, मैं पुराने जमाने में नहीं पैदा हुआ, मैं 1980 में पैदा हुआ हूँ। तो मैंने तो अपने समय में नहीं देखी थी ये चीजें। मैं अब देखता था कि मेरे प्रोफेसर जानते थे मोदी, इंडिया को लोग। अब आप ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है देयर इज वन वर्ल्ड, वन सन एंड वन मोदी। आप समझिए, मोदी हमको रिप्रेजेंट करता है। तो मोदी की कोई तारीफ करता है ना तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमको ये सिखाया था कि गल्फ वालों से, अरबों के बारे, मुसलमान को यहाँ कोच करोगे तो गल्फ वाले तुम्हारे अगेंस्ट में वो ले आएंगे, तेल नहीं देंगे, ये करेंगे, डरा के रखना हमको। आज मोदी जी उसी गल्फ में जाते हैं, छाती ठोक करके उनका जो है सत्कार होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। हमें फक्र होता है अपने इलेक्शन किए हुए कैंडिडेट पे। मोदी ने इंडिया को बनाने की शुरुआत कर दी है, आज दुनिया में हमें जाना चाहता है। सो ये 4 चीजें हैं मोदी जी की, जिन पे मैं वो हूँ, जिसने समाज में अंतर डाला। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकार कोई भी आएगी क्या करेगी? सरकार का काम क्या है? टैक्स लेना, वेलफेयर कर देना, हॉस्पिटल बनाना। आज की डेट में तो सरकार का यही काम है, तो सब करेंगे। समाज बदलने का काम। मेरी जीते जी, मैं बाकी का नहीं कर रहा, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा, मेरे जीते जी मोदी जी ने समाज को बदला। बिल्कुल ऐसा ही है।
होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख्याल है जो पब्लिक है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वो अपने लीडर का नाम ले और बताए कि जो उनके काम है वो बिल्कुल बताए जाने चाहिए, ताकि बाकी लोग भी कुछ उससे सीख सकें उस बात से। लेकिन सर लास्ट में आपसे 2 मिनट और लूंगी कि अगर ये जो 370 पे एक बार फिर बहस चल रही है वो क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग बहस चल रही है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं भी उसमें एक इंटरवीनर हूँ, कोर्ट के ऊपर है। इंटरेस्टिंग बहस है कि आर्टिकल 370 सही हटाया गया या नहीं हटाया गया। ठीक है ना, क्या राष्ट्रपति के पास वो पावर था या नहीं था, और अगर वो पावर था तो वो पावर सही इस्तेमाल किया गया या सही तरीके से इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। आर्टिकल 370 में आपके लोगों को बहुत संक्षेप में समझा देता हूं क्या है। भारत के संविधान में आर्टिकल 245 और 246 और 248, ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर होगा उसमें लॉ मेकिंग पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी। फेडरल स्ट्रक्चर होगा, आर्टिकल 1 बताता है, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में लॉ कैसे बनाएंगे। तो उसमें आर्टिकल 245 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो पूरे देश के लिए और इवन देश के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। यानी भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की जो एप्लीकेशन होगी वो ऑल ओवर इंडिया होगी, और ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी हो सकती है, एक्सेप्शन लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होती थी 370 की वजह से। भारत का संविधान सबके लिए बना सकता था, मगर जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं। भारत के बाहर के लिए भी बना सकता था, जम्मू एंड कश्मीर। 245 में यह भी कहा गया कि भारत का जो राज्य है वो सिर्फ अपने लिए लॉ बना सकता है, अपने लिए। जैसे कर्नाटक तमिलनाडु के लिए नहीं बना सकता, तमिलनाडु कर्नाटक के लिए नहीं बना सकता, लेकिन भारत जो है कर्नाटक तमिलनाडु सबके लिए बना सकता है, भारतीय संसद जो है। 370 में यह कहा गया कि भाई अब ये है, चूंकि कश्मीर मिल गया है, तो जो ये और मैं 246 भी बता दूं आपके लोगों के, 246 में 3 लिस्ट दिया गया है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे राज्य सरकार और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। अब ये आया कि जब जम्मू एंड कश्मीर जुड़ गया तो आर्टिकल 245 या 246 से गवर्न होगा या कुछ और विधि या किसी और तरीके से गवर्न होगा। संसद के द्वारा बनाए गए जो लॉज होंगे वो उन पे लगेगा कि नहीं लगेगा, और भारत का संविधान पूरा उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो उसके लिए यह व्यवस्था दी गई कि भारत का संविधान जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए पूरा का पूरा लागू नहीं होगा। भारत का संविधान उतना ही लागू होगा जो प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 370 में एक ऑर्डर के रूप में निकालेगा, विद द कंकरेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब आप समझ नहीं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यूपी के लिए लगता है, पंजाब के लिए लगता है, तमिलनाडु के लिए लगता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं लगता। तो फिर क्वेश्चन है कि फिर भारत के संविधान में और भारत का संविधान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच का रिश्ता क्या है। जब भारत के संविधान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच का रिश्ता आर्टिकल 370, और आर्टिकल 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिए गए थे कि राष्ट्रपति जो जो पार्ट भारत के संविधान का लगाना चाहे वो लगाए, और जो जो पार्ट न लगाना चाहे वो न लगाए, या जो पार्ट लगाए उनमें कोई मॉडिफिकेशन कर दे, कोई अंतर। जैसे मैं आपको एक बात करके समझ करता हूं, आपके लोग समझेंगे। आर्टिकल 3 भारत का संविधान कहता है कि भारत का जो संसद है वो किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, तोड़ सकता है। राज्यों की कोई लाइफ गारंटीड नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको उस राज्य के विधानसभाओं में जब भी, जैसे मान लीजिए यूपी को तोड़ के वो कल को 2 स्टेट बनाना चाहे, तो ऐसा करने के लिए भारत की संसद को यूपी की विधानसभा में एक रिजोल्यूशन भेजना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर के लिए अलग है, और वो आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 3 में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे संशोधित मात्रा में आर्टिकल 3 लगा हुआ है। तो जैसे आर्टिकल 35A है, आपने सुना होगा, आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 35 जी बिल्कुल। 35A भारत के संविधान में नहीं मिलता। आर्टिकल 35A मिलेगा आपको 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्योंकि बिल्कुल सही।
that is how the constitution was applied through the presidential order. बस यही है आर्टिकल। बिल्कुल, लेकिन सर उस पे फिर से बहस हो रही है, तो उसका क्या मतलब लिया जाए, मतलब कि क्या दोबारा से 370 को हाँ, लगाने जा रहे हैं? यही बहस हो रही है कि क्या जो आर्टिकल 370 को मोदी गवर्नमेंट ने सर्कुलर ऑर्डर ला करके जो हटाया है, क्या वो सही तरीके से हटाया गया? चूंकि उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 लाया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 में ये कहा गया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 अब नहीं एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उन्होंने सारी शक्तियां जो थी 356 के तहत जम्मू कश्मीर के असेंबली की अपने अंदर ले ली, और उसके पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ सर्कुलर ऑर्डर लाए, और उसके बाद अंत में एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया। सही। तो यही हो रहा है कि क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो आर्टिकल 370 में अपनी पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को इस हद तक डाइल्यूट कर दे कि सिर्फ आर्टिकल 370 का सब आर्टिकल 1 लगेगा, सब क्लॉज 1 लगेगा, बाकी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, या वो पावर उनके पास नहीं था? ये पहला क्वेश्चन, कि क्या वो ऐसा कर सकते थे कि वो नहीं कर सकते थे? एक को ये भी कह लें कि आर्टिकल 370 टेम्पररी नहीं था, परमानेंट हो चुका था। तो यही हो रहा है कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने जो, बिकॉज कि भाई आपके पास अगर पावर है नहीं तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप समझ रही है ना? ऐसा ही है जी। कोर्ट में यही बहस हो रही है कि क्या ये पावर था उनके पास कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, और दूसरा कि अगर था तो क्या वो सही रूप से इस्तेमाल किया गया या सही नहीं है। बिल्कुल, देखें सर इसका क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान को इसमें बहुत इंटरेस्ट है और हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि क्या आता है। और अक्सर तो खैर ये बात भी हो रही है कि शायद 370 फिर दोबारा लग जाए, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। इस पर हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।